नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान। मैं आज पीजी सेमेस्टर 2 दर्शन शास्त्र के लिए भारतीय तर्कशास्त्र में और भारतीय ज्ञान मीमांसा में व्याप्ति की अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ। यह अवधारणा पीजी सेमेस्टर 2 के पंचम पत्र भारतीय ज्ञान मीमांसा के लिए उपयोगी है। हम लोगों ने अनुमान पर विचार करते हुए देखा है कि अनुमान के 3 घटक होते हैं: पक्ष, हेतु और साध्य। पक्ष में हेतु का दर्शन होता है, तदंतर हमें हेतु और साध्य के संबंध का ज्ञान होता है और तब हमें साध्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे अनुमिति या अनुमान ज्ञान कहा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि अनुमान के लिए 2 संबंध अत्यंत आवश्यक है। एक पक्षधर्मता और दूसरी व्याप्ति। पक्षधर्मता पक्ष और हेतु का संबंध है और व्याप्ति हेतु और साध्य का संबंध है। पक्षधर्मता में हेतु और पक्ष का ज्ञान होता है, परंतु व्याप्ति के बाद जो अवस्था आती है उस अवस्था को हम पक्षता या पक्षधर्मता कहते हैं। अर्थात जब यह ज्ञान हो जाता है कि हेतु साध्य से युक्त है और वह पक्ष में है, तो इस धर्म को, इस गुण को, इस संबंध को हम पक्षधर्मता कहते हैं। और हेतु के अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहा जाता है। यहाँ पहले हम व्याप्ति पर विचार कर लेते हैं, क्योंकि न्याय प्रक्रिया में पक्षधर्मता की अवस्था व्याप्ति के बाद ही आती है। व्याप्ति वी और आपति 2 शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है विशिष्ट आपति या विशिष्ट रूप से वर्तमान होना। इसमें हेतु का साध्य में वर्तमान होना बताया जाता है। यह साध्य में हेतु की व्यापकता को बताता है। यह व्यापकता वैसा है जो हमेशा पाया जाता है। हेतु व्याप्ति हेतु और
साध्य का नियत साहचर्य संबंध है। नियत साहचर्य संबंध व्याप्ति ऐसा कहा गया है। अर्थात हेतु और साध्य में इस प्रकार का संबंध है जो सहचार संबंध है, जो हमेशा पाया जाता है, जो साथ साथ पाया जाता है। जहाँ जहाँ धुआं पाया जाता है वहाँ वहाँ आग पाई जाती है। यह नियत रूप से होता है, इसलिए इसको नियत साहचर्य संबंध कहा जाता है। यह संबंध एकांतिक होता है, अर्थात धुआं अगर आग के साथ नियत साहचर्य संबंध में पाया जाता है तो उसे केवल आग के साथ ही साहचर्य होना चाहिए। इसमें किसी अन्य के साथ इसका संबंध नहीं होना चाहिए। उसे केवल साध्य के साथ ही हमेशा पाया जाना चाहिए। यह संबंध एकांतिक संबंध है जो केवल एक से संबंधित है। इसलिए न्याय दर्शन में एकांतिकः संबंध व्याप्ति कहा गया है और इसे एकांतिक संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। एकांतिक संबंध की विशेषता होती है कि उसमें व्यभिचार नहीं होता है। जैसे धुआं अगर आग के साथ हमेशा पाया जाता है तो इसमें विचलन नहीं होगा, यह किसी दूसरे के साथ नहीं पाया जाएगा। एक के साथ रहने वाला अगर दूसरे के साथ पाया जाता है तो इसे व्यभिचार कहा जाता है। जैसे अगर धुआं जल में भी पाया जाए तो धुआं और आग के संबंध को व्यभिचारी संबंध कहा जाएगा, धुआं और जल के संबंध को व्यभिचारी संबंध कहा जाएगा। परंतु व्याप्ति की विशेषता है कि यह अव्यभिचारी होता है। अव्यभिचारी संबंध व्याप्ति ऐसा भी परिभाषित किया गया है न्याय दर्शन। यह अविनाभाव है। अव्यभिचारी संबंध की विशेषता है कि एक के बिना दूसरा नहीं पाया जाएगा और दूसरे के बिना पहला नहीं पाया जाएगा। पहले के बिना दूसरा अनिवार्य रूप से नहीं पाया जाएगा। जैसे धूम अगर नहीं है, अग्नि अगर नहीं है तो धूम नहीं पाया जाएगा। इसी तरह यह संबंध एक अनौपाधिक संबंध है। इस उपाधि कहा जाता है जो साध्य में या किसी वस्तु में इस रूप में पाया जाता है कि वह उसका मुख्य गुण नहीं होता है। तो यह एक अनौपाधिक संबंध है। उपाधियों से इसका कोई संबंध नहीं है, किसी कंडीशन से यह प्रभावित नहीं होता है। यह व्याप्ति दो प्रकार की होती है, एक समव्याप्ति और एक असम व्याप्ति। व्याप्ति के लिए एक आवश्यक शर्त है कि हेतु को साध्य से कम व्यापक होना चाहिए या अधिक से अधिक बराबर व्यापक होना चाहिए। जब हेतु और साध्य में इस प्रकार का संबंध पाया जाता है जिसमें हेतु कम पाया जाता है और साध्य ज़्यादा पाया जाता है, तो इस अवस्था को हम असम व्याप्ति कहते हैं। जैसे हेतु के जितने भी उदाहरण हैं उन सभी में आग तो पाई जाती है, परंतु आग के सभी उदाहरणों में हेतु नहीं होगा।
आगे के कुछ ऐसे भी उदाहरण होंगे जिसमें धूम या धुआं नहीं पाया जाएगा, अर्थात धुआं कम व्यापक है और अग्नि ज़्यादा व्यापक है। इन दोनों में जब संबंध होगा और यह संबंध अगर नियत सहचार और अव्यभिचारी अविनाभाव अनेकांतिक अनौपाधिक है तो इस तरह के संबंध को असमव्याप्ति कहा जाएगा। जो समान नहीं है, दोनों की व्याप्ति समान नहीं है। दूसरी अवस्था होती है जिसमें हेतु और साध्य दोनों बराबर बराबर व्याप्त होते हैं। जैसे सभी अभिधेय वस्तुएं प्रमेय हैं। यहाँ अभिधेयत्व और प्रमेयत्व दोनों की व्याप्ति समान होती है। इसके आधार पर जो व्याप्ति बनती है उसे समव्याप्ति कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय दर्शन में व्याप्ति के स्वरूप पर सूक्ष्मतापूर्वक विचार किया गया है। यहाँ दो समस्याएं, व्याप्ति क्या है और व्याप्ति कैसे प्राप्त होती है, में व्याप्ति क्या है का विश्लेषण बहुत ही सूक्ष्मता और व्यापकता से किया गया है। यह ऐसी अवधारणा है जो अनुमान के लिए बहुत ही उपयोगी है। एमए के प्रश्नों की विशेषता होती है कि इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक ही व्याख्यान में अगर कई विषयों का या व्याप्ति के सभी आयामों का विश्लेषण किया जाता है तो उसमें 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। और अगर पूछा जाता है कि व्याप्ति का स्वरूप क्या है तो इसमें व्याप्ति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और यह कितने प्रकार की होती है, समव्याप्ति और असमव्याप्ति, इतना लिखने से उत्तर पूरा हो जाता है। इसमें व्याप्ति गृहोपाय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यह व्याख्यान मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ और अगर इसके संबंध में कोई शंका हो या किसी तरह के विस्तार की आवश्यकता हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछकर आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।